हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए टाइम है। हम लोग 3.0 के लिए मात्र 3 दिन बचा हुआ है और 3 दिन में हम लोग कोशिश हमारा यही रहेगा कि टोटल मॉडर्न इंडिया का जितनी भी आपके पास फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित है, जो पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बन रही है, एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आज कल में फाइनल का फाइनल आपको कराएं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। बीपीएससी के द्वारा जितना भी सवाल पूछा गया 10 से 15 सालों में जो सवाल पूछा गया है, अगर आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो सवाल हैं यहीं से पूछे गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग शुरुआत करें क्योंकि टाइम तो इतना है नहीं और फिर इसको बाद में देखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग प्रश्न बाय प्रश्न करें ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा और चीज़ों को हम लोग समझते चलेंगे, थोड़ा सा बात भी होता ही रहेगा, है ना। तो पहला प्रश्न इसमें देख सकते हैं आप, कहता है कि दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। और आपको पता होगा कि भारत में अगर हम लोग गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो गोलमेज सम्मेलन 3 होता है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे पहुंचते हैं, है ना। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर वहां पहुंचते हैं। और दीपावली घोषणा के तहत अगर बात करें तो भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने का जो यहाँ पे घोषणा किया गया था, उस समय कहता है कि बताइए कौन सा गवर्नर जनरल है, तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा, है ना, लॉर्ड इरविन। और यहीं पे देखिएगा इरविन के समय में ही 1931 का गांधी इरविन समझौता भी होता है इसी के समय में। और पहली बार अगर हम लोग बात करें गांधी इरविन समझौता की अगर बात करें तो पहली बार महात्मा गांधी को अंग्रेजी हुकूमत के सामने बराबर का अधिकार दिया गया था। 1931 के पहले कभी भी और किसी भी अगर खंड में आप देखेंगे, किसी भी आंदोलन और किसी भी सत्याग्रह में देखेंगे तो ऐसा चीज़ें नहीं दिखता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की है ना। जब आप दांडी मार्च पढ़ेंगे महात्मा गांधी का, तो दांडी मार्च जो है, नमक जो सत्याग्रह उन्होंने किया था, है ना, उसकी तुलना सुभाष चंद्र बोस ने किससे किया? यही सवाल पूछता है। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन बोनापार्ट की एल्वा से पेरिस जो यात्रा था, इससे उन्होंने ये किया है। महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह की तुलना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। किससे किया? तो ये पूछा जा सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट की एल्वा से पेरिस यात्रा के क्रम में क्या क्या होती है, अगर इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टोरी होता है। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया? यहाँ पे सवाल पूछता है कि बताइए कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा है? जब देखिएगा 1915 में महात्मा गांधी जब भारत पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद जो भारतीय जनमानस होती है, भारतीय की जो जनता है, भारत के जो युवा हैं, उन लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होइए, ब्रिटिश हुकूमत की सेनाओं में शामिल होइए और उनका साथ दीजिए। और यही वजह होता है कि उनको यानी कि सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और सार्जेंट के साथ साथ इसी से खुश होकर ब्रिटिश हुकूमत ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। हालांकि देखा जाए तो 1919 में रॉलेट एक्ट के बाद एक घटना घट जाती है जिसको हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इनका जो अटैचमेंट रहता है ब्रिटिश हुकूमत के साथ, वो एकदम टूट जाता है, यानी कि उससे प्रति जो मोह था वो भंग हो जाता है। उसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी 1919 में, आप देखिएगा 1919 से ही कांग्रेस में सक्रिय रूप से भागीदार होने लगते हैं। सक्रिय रूप से ये शामिल हो जाते हैं 1919 के बाद। और 1919 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ जाती है,
उसके बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को कांग्रेस की स्थिति इस तरह से हो जाती है कि महात्मा गांधी के बगैर कांग्रेस कुछ भी नहीं होता है। अगर कांग्रेस को महात्मा गांधी कहें या महात्मा गांधी को कांग्रेस कहें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यही कंडीशन था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 दिन टाइम रहा तो इसको एक बार रिवीजन करवा दिया जाए। इस रिवीजन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। देखिए, कहता है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसी में दिल्ली समझौते के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि यही गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जब वार्तालाप होता है तो बहुत सारे समझौते किए जाते हैं। बहुत सारे इतिहासकार वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अगर बात की गई होती तो शायद फांसी उनको नहीं लगता, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन अगर देखेंगे तो वहाँ कुछ और रहता है। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है हमारे महात्मा गांधी के साथ, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ हो जाता है। पहली बार ये सफलता तो मिलती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में सबसे पहला जो एक भाव होता है, एक स्वरूप होता है, वो उदारवादियों का बहुत ज़्यादा होता है। और उदारवाद में देखेंगे कि इन्होंने, महात्मा गांधी ने भी अनुनय विनय जितना भी हो सके संवैधानिक यानी कि दायरे में रह के ही उन्होंने हक और अधिकार की बात की। बाद में आप देखेंगे कभी भी बराबरी का हक और अधिकार अंग्रेज़ों के तरफ से मिला नहीं। लेकिन 1931 में देखेंगे जब दोनों एक ही मतलब समझिए कि चेयर पे बैठ करके वार्तालाप करते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पे कहता है किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। तो ये देखिए विलियम वेंडरबर्न हो जाते हैं, है ना, विलियम वेंडरबर्न हो जाते हैं। एक जॉर्ज यूले भी हैं, उनको पहली बार अंग्रेजी मतलब वो व्यक्ति हैं जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम की उपाधि का प्रयोग किया? कायदे आजम यानी कि महान नेता मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम क्या बोला? कायदे आजम कहा। कायदे आजम का मतलब होता है महान नेता। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सर जॉन पैथिंक लॉरेंस हो जाते हैं। इटली ने जिस मंत्रिमंडल की गठन किया 1946 में, कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की उसी समय। और ये पूछा जाता है कि बताइए उस समय इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो सर जॉन पैथिंक लॉरेंस हो जाते हैं। पूछा जाता है किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है ना। पूछा जा सकता है किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है। तो ये देखिए विंस्टन चर्चिल हो जाते हैं जो ये बात उन्होंने ये कहा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। बस एक रिवीजन है आपके लिए, 3 दिन टाइम जो बचा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार रिवीजन देखिए, आपके इतिहास से संबंधित मॉडर्न से एक भी सवाल की संभावना नहीं रहेगी अगर अच्छा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो। किताबें आपने बहुत पढ़ा होगा, आप रिवीजन कर ही रहे होंगे, है ना। रिवीजन ही सबसे बेस्ट होता है। जिसने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया वही कंप्लीट करता है। सेट उस समय की बात होती है जब मानते हैं कि आपने तैयारी अच्छा से कर लिया। एग्ज़ाम का 10 दिन जो टाइम है उस समय सेट सबसे ज़्यादा मायने। लेकिन अधिकतर हम देखते हैं कि जो फाइटर लोग होते हैं वो ज़्यादातर जोर रिवीजन पे ही देते हैं। ठीक है, तो भारत की अगला देखते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे, है ना। तो देखिएगा जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी तो ये भी कहा था कि अब कांग्रेस का विघटन कर देना चाहिए, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये बात कहा था। और देखिए बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना।
बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया? तो ये हडसन हो जाएंगे, है ना, हडसन हो जाते हैं। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, है ना। तो ये देखिए कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। एक बात आप जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और उसी दिन बहुत दुखद घटना थी। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक की मृत्यु हो जाती है ना। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। और यहीं पे देखिएगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। और ये सवाल कहता है कि असहयोग आंदोलन के कार्यकाल का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि क्या हुआ? समाप्त हुई। और ये होता है घटना 1947 में। अगला सवाल कहता है कि किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? तो आप देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर अंग्रेजों की बात करें तो जॉर्ज यूले हो जाते हैं, है ना। और यह इलाहाबाद अधिवेशन होता है आपका, इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद दूसरा आप देखिएगा अंग्रेज जो अध्यक्ष बने यहाँ पे सर विलियम बेंडरबर्न हो जाते हैं और ये बम्बई अधिवेशन के अध्यक्षता करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे शिमला का सन्यासी के नाम से कौन जाने जाते हैं? आप जानते होंगे कांग्रेस के जन्मदाता, कांग्रेस का जनक, है ना, एओ ह्यूम हो जाते हैं। शिमला का सन्यासी इनको कहा जाता है, शिमला का संत भी कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। और देखा जाए तो कांग्रेस के महासचिव के पद पे सबसे ज़्यादा दिनों तक यही सचिव के पद पे थे। बम्बई की त्रिमूर्ति पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बम्बई की जो त्रिमूर्ति है, यहाँ पे देखिए एक बार आप लोग, त्रिमूर्ति में 3 नाम कौन कौन हो जाते हैं? पहला फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, केटी तेलंग हो जाते हैं और दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, है ना। दादा भाई नौरोजी पहला पारसी व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की और भारत के लोगों को पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही बताया कि तुम्हारा शोषण होता है, तुम्हारा धन संपत्ति ब्रिटिशवासी जो है लेके चले जाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा गरीबी की समस्या हो जाती है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी में उन्होंने इसकी चर्चा किया, है ना। धन पलायन की चर्चा उन्होंने किया था, इन्होंने किया था, है ना, दादा भाई नौरोजी ने। अगला देखते हैं रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया, है ना। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसको कहा गया? मुझे लगता है सब लोग जानता होगा, महात्मा गांधी को कहा जाता है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था, है ना। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? और ये देखिए अगस्त प्रस्ताव हो जाता है ना। क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया क्या जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग जो है, यही इसका आंसर है। हालांकि यह सवाल देखा जाए तो बीपीएससी ने 1-2 बार पूछ लिया है। आगे देखिए अगला सवाल है, कहता है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती, है ना। कहता है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, क्योंकि कथन पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में। बीपीएससी में बहुत ऐसे प्रश्न है जो पूछा गया है कि बताइए, जैसे यही कथन हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कहा था, उन्होंने कहा था कि भारतीय रियासत शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती
और रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है। भारत में बहुत ही रियासत से छोटे बड़े रियासत थे, लेकिन सबसे जो बड़ा रियासत है उसका नाम है हैदराबाद, है ना। हैदराबाद जो है बहुत बड़ा रियासत था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया? और यह प्रश्न बीपीएससी बहुत बार पूछा है, इसे याद रखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, है ना। रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सब चीज़ें हुआ था। तो यहाँ पे जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और निहत्थे लोग जो हैं मारे जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जनरल ओडायर को मार कर के उधम सिंह ने इसका बदला तो ले लिया, लेकिन 1919 से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और यह पूछा जाता है कि 1919 में कैसरे हिंद की जो उपाधि थी किसने त्यागा? रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जो सामान मिला था उन्होंने लौटा दिया। और यह जो सवाल है पूछा जा सकता है कि कार्यकारिणी परिषद से किसने त्यागपत्र दे दिया? और यह जो सवाल है बहुत बार बीपीएस ने पूछा है ना। और ये नाम है शंकरन नायर हो जाते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, है ना। तो आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, है ना, 1906 में हुआ था। और 1906 में अगर देखेंगे तो यही 1906 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अधिवेशन भी करते हैं। और 1906 के बाद जो 1900 आप देखते हैं 7, तो यहीं पे कांग्रेस जो है 2 भागों में बढ़ जाती है सूरत अधिवेशन में, है ना। और यही कहता है इसी समय मुस्लिम लीग का गठन होता है और जिसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ढाका होता है ना, ढाका में, बांग्लादेश का। तो समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा किसने दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाते हैं, है ना। कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए ये सारे के सारे जो प्रश्न अगर देखेंगे ना तो आपको एससीईआरटी की किताबों में मिल रहा है और एनसीईआरटी की क्लास में मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें कि अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी का क्लास में अगर दोनों को कंबाइंड, जैसे हम लोगों ने शुरुआत किया, दोनों को एक साथ पढ़ाना कितना टफ है और कितना चैलेंजिंग। आप देखिए अधिकतर या तो एनसीईआरटी कराएंगे, हम दोनों को एक साथ मर्ज करके आपको कराएंगे। अगर एनसीईआरटी का 6 क्लास का अगर मैंने बुक को स्टडी करवाया, जो पीडीएफ होता है या कुछ भी जो भी मटेरियल है, साथ ही साथ जैसे ही 6 क्लास का एनसीईआरटी ख़त्म होगा उसके बाद हम साथ में ही आपको एससीईआरटी का, यानी कि एससीईआरटी का 6 क्लास का आपका जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग दोनों कंबाइंड की बात इसलिए किए हैं कि एनसीईआरटी हो जाता है ना, एनसीईआरटी हो जाएगा और प्लस में एससीईआरटी है, इसका क्लास हम लोग दे रहे हैं और बहुत कम फी में दे रहे हैं हम लोग, बहुत कम फी में। आपके मोबाइल के रिचार्ज से भी बहुत कम फी लगेगा। अगर इसे कंप्लीट करते हैं तो बीपीएससी का जो समझ है, खास करके बीपीएससी टीचर के लिए तो जो बहुत ही बेजोड़ हो जाता है। अगर बीपीएससी टीचर बनना है तो बीपीएससी टीचर को एक बार कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एससीईआरटी की किताबें एक बार पढ़ लीजिए, है ना। अगर कोई पढ़ा रहा हो अच्छे तरीक़ा से, है ना, जैसे हम लोग एकदम परफेक्टली जो एग्ज़ाम का पर्पस है उसे हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा भी हम लोग डालते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कमी ना रह सके, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला कहता है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा हो जाता है, तो कराची अधिवेशन हो जाएगा 1943 का। एक और भी पूछा जा सकता है, एक और कराची अधिवेशन होता है ना। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उसका अध्यक्षता करते हैं। बीपीएससी बहुत बार सवाल पूछा है और पहली बार, है ना, कांग्रेस के मंच से फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाला
यानी कि मौलिक अधिकार की बात की गई, और वहीं कराची अधिवेशन है, और उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, है ना। और यह जो सवाल है आपका, कहता है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। यह भी कराची अधिवेशन 1943 का हो जाता है, ठीक है। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है, इसे पता ही चल जा रहा है ना। कहता है कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। और यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है ना। कथन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या है? अक्सर बीपीएससी ने यह सवाल पूछा है आपसे। कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो आपको पता होगा 1919 में हुआ था, है ना। 1919 में हुआ था और यह पंजाब का क्षेत्र है, अमृतसर में यह हो गया था, है ना, अमृतसर में। और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। जनरल ओडायर का संबंध है जालियांवाला बाग हत्याकांड से, जिसकी जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति हुई। और इसी कमीशन का नाम पूछता है कि बताइए क्या है कमीशन का नाम, तो यही है आपका हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन का जो संबंध है जालियांवाला बाग हत्याकांड के क्या हो जाता है, जांच के लिए बनाई गई थी। अगला सवाल देखिए, कहता है वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और यही हो जाता है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो 1919 में आया था, है ना। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी राष्ट्रीय नेताओं पे संदेह होता है, शक होता है, तो ब्रिटिश हुकूमत उसको बिना पूछे ही गिरफ्तार कर सकती थी और उस पर मुकदमा भी दर्ज करती थी। इसीलिए उसको बिना वकील दलील अपील का कानून भी कहा गया। महात्मा गांधी के द्वारा बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, काला कानून के नाम से भी जानते हैं। 1919 में 1919 का एक एक्ट भी आया था। और 1919 में जब एक एक्ट आया तो एक बात और भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार हमारे भारत में, भारत के महिलाओं को जो वोट देने का अधिकार मिला, यही 1919 के एक्ट अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। और इसी अधिनियम यानी कि 1919 के एक्ट की समीक्षा हेतु भारत में साइमन कमीशन आई थी। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो 1927-28 में जो भारत में आया था, इसी के विरोध में बहुत सारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने विरोध किया। जैसे लाला लाजपत राय की बात करें तो पंजाब से थे और लाला लाजपत राय के सर पे चोट लग गया सॉन्डर्स के द्वारा लाठी चार्ज के एवज में, है ना, और उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए साइमन कमीशन की अगर बात करें तो अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप अपने फ्यूचर, हमारे सामाजिक जो संरचना जो होती है, जो बहुत ही जटिल है, जाति धर्म छुआछूत ऊंच नीच बहुत सारे खंडों में बांट करके लोगों को अलग अलग कर दिया गया। साइमन कमीशन की अगर आप पढ़ेंगे आप लोग तो लगेगा कि बहुत अच्छी चीज़ था, लेकिन हम भारतीय दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय नेताओं ने जिस नज़रिए से ये लोग काम किया उस हिसाब से लगता है कि नहीं, गलत है ना। लेकिन भारत के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। ये पहली बार भारत के महिलाओं को यहाँ पे मिल रहा था वोट देने का अधिकार। बहुत सारे अधिकार जो थे इसमें शामिल किया गया था और जिसको बढ़ावा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। खैर एनीवे, अब जब बहुत आगे के क्लास में जब जाएंगे, पीजी करेंगे, है ना, नेट जेआरएफ करेंगे और पीएचडी वगैरह करेंगे तो आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा सवाल है ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए यही है रोलेक्ट एक्ट, है ना, और इसी का विरोध महात्मा गांधी ने किया था और इसके बाद बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। और इसी के विरोध हेतु जो इकट्ठा जो लोग हुआ था जालियांवाला बाग अमृतसर में, उसी पे जनरल ओडायर ने, है ना, गोली चलाने का आदेश दे दिया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो सवाल है हमारा, यहाँ कहता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था।
है ना। कहता है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो ये नामधारी सिखों ने किया था, याद रखिए नामधारी सिखों ने। एक और भी बुक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिप्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। पूछेगा कि इसके रचयिता कौन हो जाते हैं, तो इसके रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी, यह सवाल पूछा गया है। देखिए अधिकतर सवाल इसमें से 90% जो सवाल है वो बीपीएससी में अगर 15 से 20 सालों में अगर देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से अधिकतर सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्लेमेंट एटली हो जाते हैं। अगला सवाल है 1905 का। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया, है ना। 1905 में देखिए बंगाल का विभाजन से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन का घोषणा कब हुआ, बंगाल का विभाजन का बंटवारा जो है प्रभावी कब से हो गया, बंगाल विभाजन के कारणों के भी बारे में पूछा जा सकता है। और बंगाल विभाजन के समय में ये भी पूछा जा सकता है कि यह किसके समय में, है ना, यह प्रभावी हुआ था। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पूछा जाता है। जैसे 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा करवाया गया, है ना, और किया गया, बात दोनों है। ये लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। वो हमेशा जो भारत में पनप रही होती है, जो लोगों के दिलों में जो जिस राष्ट्रवाद की भावना जो समझिए कि बहुत भर रही थी, उसको तोड़ने के लिए कर्जन ने ही ये काम किया, बंगाल का विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहता है कि भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है, तो यह प्रथम विश्व युद्ध का काल हो जाता है ना। चलिए प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1914 से लेकर के 18 तक होता है ना। चलिए 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है किन किन के बीच में हुआ था, तो ये देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये एक समझौता हो जाता है। आप देखिएगा नरम और गरम दल जो है 1907 में एक सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का। सूरत अधिवेशन में ये जो नरम और गरम दल जो है ये क्या हो जाते हैं, दोनों बढ़ जाते हैं, है ना। और यहीं पे देखिएगा 1916 में ही चंपारण की जो राजकुमार शुक्ल हैं उनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, यहीं पे 1916 में ही। और महात्मा गांधी को निमंत्रण देते हैं, तीन कठिया पद्धति को लेकर के वो बात विचार करते हैं वहाँ पे। तब वो महात्मा गांधी को लगता है कि हमको चंपारण जाना चाहिए, और 1917 में ये चंपारण पहुँचते हैं 1917 में। और 1917 में चंपारण पहुंचने के बाद उनकी लाइफ का यह प्रथम सत्याग्रह है जो सफल हो जाता है। और इसी सफलता के बाद उनकी कहानी जो है ना, महात्मा बनने का जो सफ़र है ये से शुरुआत हो जाता है। चलिए आगे देखा जाए। अगला कहता है कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी, है ना। हंटर समिति की जो नियुक्ति है किस घटना के जांच के लिए किया गया था, तो ये देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसी की जांच के लिए बनाया गया था। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था, पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें होम रूल लीग की, तो होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले तिलक ने किया, बाद में एनी बेसेंट ने किया, है ना। तिलक का क्षेत्र अलग था, एनी बेसेंट का क्षेत्र अलग था। और उसी समय लोकमान्य जो है इनकी जो उपाधि है वो होम रूल आंदोलन के समय में मिलता है ना। होम रूल आंदोलन के समय में मिलता है, ठीक है। ये आप देखिएगा बाल गंगाधर तिलक को होम रूल के समय में ये लोकमान्य तिलक की उपाधि मिलती है। और याद रखिएगा तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। एक और भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले कौन राष्ट्रीय नेता है, सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले, तो यही बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया, है ना, कब से आया, तो ये देखिए 1906 के बाद हो जाता है।
1905 तक आप देखेंगे, ऐसा लगता है कि देखिए सबका एक ही लक्ष्य था, एक ही मंजिल था, सभी को चाहिए था। कुछ लोग जैसे युवा लोग होते हैं चीज़ों को जल्दी उतना मतलब समझिए कि समझ नहीं पाते, है ना। आज की युवा ज़्यादा समझदार है, पहले वाले की बात है। तो वो लोग हर चीज़ को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। और जो यहाँ पे देखे नरम जो दल वाले लोग थे, उनकी समझ जो थी बहुत गहराई तक थी। हालांकि दोनों एक ही साथ मिलकर काम करना चाहते थे, दोनों चाहते थे कि हमारा देश का जो आज़ादी हो, जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए सत्याग्रह करते थे, उनका तरीका अलग अलग था। इसलिए नरम दल वालों को गरम दल का जो समझ थी, उनसे हमेशा वो लोग क्या हो जाते थे, विमुख हो जाते थे। उनको लगता था कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, नरम और गरम दल को लेकर के विचारों में ही मतभेद हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। और 1906 में आपको पता ही होगा, मुस्लिम लीग का जो है यह स्थापना होता है, मुस्लिम लीग का, है ना। और इसका अगर हम लोग देखेंगे तो मुख्यालय जो है वो ढाका हो जाता है ना। तो चलिए, कहता है कि लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी, है ना। जनरल ओडायर की हत्या भी कर दिया जाता है, वो भी लंदन पहुंच करके करते हैं। उद्धम सिंह नाम रहता है इनका नाम उद्धम सिंह रहता है, कि लंदन पहुंच करके इनकी हत्या कर देते हैं और बदला ले लेते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था, है ना। यह सवाल जो है पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रही थी 1942 में, तो उसी समय महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस जो है, आगा खां महल जो है, जो पुणे में है, उसी में नज़रबंद करके रखा गया। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह अधिवेशन गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया, है ना। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात क्या हुआ, समाप्त हो गया, और कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात ही हुआ। अगला सवाल है जो पूछा जाता है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी नेता थे, तो ये कूका आंदोलन के हैं। कूका आंदोलन का संबंध अगर पूछ सके तो ये भी गुरु राम सिंह हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सवाल पूछा जाता है आपसे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा आपको प्रश्न यहाँ से मिलेगा। एक बार रिवीजन के तौर पे देखिए, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, है ना। यह सवाल पूछा गया है बीपीएससी में बहुत बार। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी, तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सवाल और भी है, और सारे के सारे ये सवाल पूछे गए हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC बोलते हैं, की स्थापना कब और कहाँ हुई, और इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, है ना। 1920 में बम्बई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। इसको एकदम रट ही लीजिए, बहुत VBI है, पूछा जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दिया, है ना, किसको दिया, तो भारत सरकार अधिनियम किसको, 1935 को। और ये जो है अनेक ब्रेकों वाली जो परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखिए, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछता है कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तो सब पता होगा आप लोगों को। नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, है ना, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, 3 बार, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये अंतिम इनका अधिवेशन रहता है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, है ना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की,
तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया और यह लंदन में हुआ था और 1905 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन होम रूल सोसाइटी, अगर आप लोग देखिएगा 10-15 साल का जो बीपीएससी में पूछा गया जो सवाल है, अगर आप लोग बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा? किसको कहा? तो मार्गरेट नोबेल को कहा, जिसका नाम है सिस्टर निवेदिता, है ना, सिस्टर निवेदिता। और यही इटालियन एक लड़की थी और इन्हीं के चक्कर में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। सोचिए, इन्हीं के चक्कर में स्वामी विवेकानंद ने इनको शेरनी कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता कहा था और अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा था, है ना। इनका नाम क्या है? मार्गरेट नोबेल, जिसको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। यह शिष्या थी स्वामी विवेकानंद की, है ना, बहुत फेवरेट शिष्या थी और बाद में इन्हीं के चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है। खैर आगे बढ़ेंगे हम लोग। विभाजन करो और जाओ, है ना, विभाजन करो और जाओ, डिवाइडेड एंड क्विट का नारा जो है किसने दिया? ठीक, तो ये देखिए मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था, है ना, कराची अधिवेशन में दिया था। देखिए 2-4 वीडियो बना के हम ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है। 2-4 वीडियो बना के हम ख़त्म करेंगे और हमें ऑफलाइन के क्लासेस को समझिए कि थोड़ा सा ये करेंगे, बीच में ही बना करके आपको ज़रूर ये करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल का कलेक्शन किया गया है, बहुत मेहनत इसमें करा गया है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? पूछा जाता है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये देखिए आचार्य जे.बी. कृपलानी हो जाते हैं, आचार्य जे.बी. कृपलानी, याद रखिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा? तो लॉर्ड डॉफ्रिन हो जाएंगे, तत्कालीन जो वायसराय ने यही बात कही थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई? कांग्रेस के संस्थापक हैं जिनका नाम है एओ ह्यूम। और पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पे आए उनका नाम क्या था? जॉर्ज पंचम, है ना। और भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्ता में आई? तो याद रखिए लेबर पार्टी की सरकार आई थी। पूछा जाता है आपसे, बहुत भी आई है। और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, है ना, पंजाब में हुआ और बहुत ही बेबी आई है। तो चलिए इतना तक रहने देते हैं, छोटे छोटे में आप लोग फटाफट आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, है ना। आप फटाफट रिवीजन करिए, बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।